नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र की, जिसका आज आखिरी दिन था। एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल इमान ने विधानसभा में राष्ट्रगीत गाने से मना कर दिया और स्पीकर पर एक संस्कृति को थोपने की कोशिश का आरोप लगाया। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद सदन में राष्ट्रगीत गाया जा रहा था। विधानसभा के सभी सदस्य राष्ट्रगीत के सम्मान में खड़े थे, राष्ट्रगीत गा रहे थे, लेकिन इन सभी विधायकों के बीच एक ऐसा विधायक भी मौजूद था जिसने राष्ट्रगीत नहीं गाया और विधानसभा से बाहर निकलने के बाद राष्ट्रगीत के साथ साथ स्पीकर की कार्यशैली पर भी आपत्ति जता दी। राष्ट्रगीत के बारे में कई आपत्तियां हैं और एक ऐसे सदन में जो सबकी सहमति से चल रहा हो, वहां पर इस तरह की रवायत को कायम करना ये कहीं से उचित नहीं है। आपने राष्ट्रगीत गाया? नहीं, मैं नहीं गाता उसको। मैं राष्ट्रगान गाता हूँ। राष्ट्रगीत क्यों नहीं गाता? राष्ट्रगीत से मैं राष्ट्र से प्रेम करता हूँ। ये बताइए, मुझको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कंपल्सन है गाना? मैं जो काम करता हूँ आपको कहूंगा आप क्यों नहीं करते? लेकिन राष्ट्रगीत तो सबके लिए क्यों नहीं गाते? सब राष्ट्रगीत किसने कहा सबके लिए? किसने कहा? आप कह रहे हैं आप नहीं, आप कॉन्स्टिट्यूशन से कह रहे हैं बात। ये किसने कहा? आप राष्ट्रगीत में आपत्ति? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप किसके हवाले से करेंगे सबके लिए है? किसके कंपल्सन कहां से आया? अख्तरुल इमान उसी एआईएमआईएम के विधायक हैं जिस पार्टी के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी हैं, जो खुद इस तरह के विवादित बयानों के जरिए अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। ये कोई पहला मामला नहीं जब अख्तरुल इमान ने विधानसभा में इस तरह की स्थिति पैदा कर दी हो। बिहार विधानसभा में 17वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायकों को जब शपथ दिलाई जा रही थी, उस समय भी अख्तरुल इमान ने हिंदुस्तान शब्द पर आपत्ति जताते हुए भारत शब्द के इस्तेमाल की इजाजत मांगी और कहा कि वो उर्दू में शपथ लेना चाहते हैं। तब भी कुछ देर के लिए स्थिति असहज हो गई थी। अख्तरुल इमान के इस नए विवाद पर बीजेपी नेताओं ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि जिन्हें राष्ट्रगीत नहीं गाना है वो पाकिस्तान चले जाएं। यहाँ रहना है तो यहाँ का राष्ट्रगान गाना हर भारतीय का कर्तव्य है और इस पर आपत्ति होना, इसका मतलब उसकी मंशा गलत है। लेकिन अख्तरुल इमान ने जिस तरीके से आपत्ति राष्ट्रगीत पर, आज जो राष्ट्रगीत गाया गया सदन के समाप्ति पर, उस पर उन्होंने आपत्ति जताई। आपत्ति अगर वो जता रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उनका छाता कहीं और लगा है। वो पाकिस्तान में बारिश होगा और यहाँ छाता लगाएंगे, ये नहीं चलेगा। इस हिंदुस्तान के अंदर रहना है तो राष्ट्रगान गाना है, राष्ट्रगीत गाना है। इसमें अगर किसी को परहेज है तो वो जहां जाना है वो जाए। वहीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष ने भी इस मामले पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि ये गलत परंपरा को बढ़ावा दिया जा रहा है। नहीं, ये तो लोकसभा में चल रहा है। और एक चीज बता देते हैं कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत ये राष्ट्र के गौरव को बढ़ाता है, हमारी जो ऐतिहासिक क्षण को याद दिलाता है, हमारी विरासत पर गर्व करने का अवसर महसूस होता है। सवाल है कि क्या अख्तरुल इमान जैसे नेता जानबूझकर सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह की हरकत करते हैं? न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट। और देखिए, राष्ट्रगीत के अपमान पर तकरीबन सभी राजनीतिक दलों ने अख्तरुल इमान पर निशाना साधा है। किसने क्या कहा, आप भी सुनिए। इसको परेशानी होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि ये जो राष्ट्रवादी लोग हैं, राष्ट्र के प्रति जिनका समर्पण है, सब लोग इसको अच्छा खाते हैं। मुझे लगता है कि जब उनके आका ओवैसी साहब ही जन्ना 2 है तो हम लोग उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? अरे भारत के अंदर, देश के अंदर, चाहे वो राष्ट्रगीत हो, राष्ट्रगान हो, इसमें क्या आपत्ति है? कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों हमारे स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन से निकले हुए उद्घोष हैं और जिसको स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने ज़माने में गाया और जिसको आज हम बड़े खुशी से और हर्ष के साथ गाते हैं। इस परंपरा में और इस सच्चाई में, और राष्ट्रगीत हो और ये हो, राष्ट्रगान हो, दोनों के गाने में और उद्घोष करने में मुझे व्यक्तिगत तौर पर कभी कोई दिक्कत नहीं हुई है।
मैं चाहता हूं कि सभी लोगों से राय विचार विमर्श करके सदन के माध्यम से पहले सूचना दे देना चाहिए था, उसके बाद करना चाहिए था, लेकिन किए हैं तो इसमें कोई बुराई भी नहीं। लेकिन कुछ विधायक हैं वो तो कह रहे हैं कि नहीं हम गाएंगे ही नहीं, ये परंपरा नहीं होनी चाहिए। अब उनका अलग चीज़ है, कुछ लोगों का अलग चीज़ है, लेकिन हकीकत है राय विचार विमर्श करके अगर करते तो वो भी तैयार हो जाते, ना कि वहीं बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने अख्तरुल ईमान पर करारा हमला किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो लोग वंदे मातरम नहीं गा सकते वे पाकिस्तान चले जाएं। न्यूज 18 से बातचीत में बचौल ने कहा कि जो लोग राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का सम्मान नहीं करते वैसे लोग देशद्रोही की श्रेणी में आते हैं। इतना ही नहीं, सदन में स्पीकर का अपमान करने के लिए अख्तरुल ईमान की सदस्यता रद्द कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। जो वंदे मातरम नहीं गा सकता है उसको इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। वो चला जाए पाकिस्तान। यहां अफगानिस्तान तालिबानी मानसिकता के लोग हैं, यहां जिहादी मानसिकता के लोग हैं, यहां गजवा हिंद सोचने वाले लोग हैं। उनको अगर वो विधानसभा के अध्यक्ष की बात नहीं माने हैं, जो निर्णय लिया गया सामूहिक गीत का गान नहीं कर सके हैं, उनको अविलंब सदस्यता समाप्त किया जाए। और अब खबर सहरसा से, जहां लड़की के अपहरण को लेकर जमकर बवाल मचा। लोगों ने पतरघाट ओपी के सामने आगजनी कर सड़क जाम किया। 29 नवंबर को लड़की का अपहरण किया गया था, जिसका अब तक पता नहीं चल पाया है। अपहरण का आरोप मुस्लिम युवक शाहबाज पर लगा है। नवंबर को अपहरण, 30 नवंबर को शिकायत। प्रशासन चोरी पानो और 3 दिसंबर को सड़क पर संग्राम। पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन चोरी पानो, पुलिस प्रशासन। धू धू कर जलता ये टायर उस आक्रोश का नतीजा है जो पुलिस को लेकर लोगों के अंदर है। पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय। तस्वीरें सहरसा के पतरघट ओपी की है और पूरा मामला अपहरण का है। आरोप है कि शाहबाज उर्फ छोटू नाम के मुस्लिम युवक ने 29 नवंबर को ज्योति नाम की लड़की का तब अपहरण कर लिया जब वो अपने छोटे छोटे भाई बहनों के साथ शादी समारोह में हिस्सा लेने जा रही थी। शाहबाज ने अपने बाइक सवार दोस्तों की मदद से ज्योति का अपहरण कर लिया। ज्योति के घर वालों ने 30 तारीख को ही पतरघट ओपी में अपहरण का मामला दर्ज कराया। कुल 8 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिसमें शाहबाज उर्फ छोटू, मोहम्मद अकबर, मोहम्मद रुस्तम, नूरजहां, मोहम्मद सद्दाम, मोहम्मद सज्जाद, मोहम्मद तैयब और मोहम्मद गफ्फार के ऊपर अपहरण का आरोप लगाया गया। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर लड़की को बरामद कर लेने का भरोसा भी दिया, लेकिन 72 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। लोगों के सब्र का बांध टूट गया। भड़के लोगों ने पतरघट ओपी के साथ प्रखंड ऑफिस में भी तालाबंदी कर दी और आगजनी कर हंगामा किया। 24 घंटे में ज्योति को ढूंढ निकालने के आश्वासन और पुलिस की तरफ से 4 लोगों की गिरफ्तारी का दावा करने के बाद लोग शांत हुए, लेकिन लोगों का आरोप है कि ये लव जिहाद का मामला है और ऐसी घटना को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। न्यूज 18 के लिए सहरसा से कुमार अनुभव की रिपोर्ट। पुलिस प्रशासन चोरी पानो, पुलिस प्रशासन हाय हाय। और अगली खबर दरभंगा से, जहां समाहरणालय परिसर में शराब की बोतल मिलने के बाद कार्रवाई की शुरुआत हो गई है। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद एसएसपी आज खुद जांच करने पहुंचे। हैरानी की बात यह रही कि एक बार फिर शराब की बोतलें दिख गईं, जिसके बाद 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। शराबबंदी को मुंह चिढ़ाती इन तस्वीरों को देखिए। झाड़ियों में शराब की खाली बोतलें पड़ी हैं
न्यूज 18 ने गुरुवार को ये तस्वीरें दिखाई थी। बताया था कि दरभंगा कलेक्ट्रेट परिसर में शराब की खाली बोतलें पड़ी हैं। खबर चली तो एसएसपी राम बाबू एक्शन में आए, खुद जांच करने कलेक्ट्रेट पहुंच गए। लेकिन वहां जो दिखा वो हैरान करने वाला था। चौंकाने वाली ये बात सामने आई कि आज एसएसपी के सामने भी शराब की 5 खाली बोतलें मिल गई। जहां पर हमने दिखाया था कि शराब की बोतल है, बाबूराम एसएसपी खुद मौके पर पहुंचे और वहां जांच किया और 5 खाली शराब बोतल पाया गया। जिसके बाद जो है सुरक्षा में तैनात, समरणालय परिसर के सुरक्षा में तैनात जो सुरक्षा कर्मी है, पुलिसकर्मी 2 को निलंबित कर दिया गया है। शराब की खाली बोतल मिलने के बाद एसएसपी ने एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए, सीसीटीवी फुटेज को खंगालने को कहा और 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। कैंटीन के कर्मचारी और गार्ड से पूछताछ की जा रही है। एसएसपी ने कहा कि बोतलें काफी पुरानी हैं, फिर भी दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसमें अभी संतरी ड्यूटी में लापरवाही पाई गई तो 2 सिपाहियों को निलंबित भी किया गया है और इसमें जो खाली बोतल मिली है इसमें भी एफआईआर करके इसमें हम लोग जांच कर रहे हैं। जल्दी इसमें कार्रवाई। बिहार विधानसभा परिसर में शराब की खाली बोतल मिलने का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि दरभंगा कलेक्ट्रेट परिसर में लगातार 2 दिनों से मिल रही शराब की बोतलों ने पुलिस की पोल खोल दी है। साथ में ये भी बता दिया है कि कुछ दिनों पहले तक पुलिस वाले शराब को कितने हल्के में लेते थे। न्यूज 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। और अब खबर जमुई से, जहां अपराधियों ने नवनिर्वाचित मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना अलीगंज इलाके की है, जहां दरखा पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया जयप्रकाश महतो को उस समय गोली मारी गई जब वे अपने मार्केट के बाहर बैठे थे। अपराधियों ने जयप्रकाश महतो को 4 गोलियां मारी। इन्हें इलाज के लिए पटना भेजा गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने जमकर बवाल काटा। जाम हटाने पहुंची पुलिस की 2 गाड़ियां, एक टाटा सुमो और एक जिप्सी को आग के हवाले कर दिया गया, जबकि पुलिस की एक और गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इतना ही नहीं, आक्रोशित लोगों ने आधा दर्जन दूसरी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। जमुई जिले के अलीगंज प्रखंड के दरखा पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया जयप्रकाश महतो की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आप देख सकते हैं यही वो जगह है जो नवादा सड़क मार्ग है, जो जमुई नवादा सड़क मार्ग का दरखा मोड़ है, और यहीं पर मुखिया को एक बाइक पर सवार 3 अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग किया था। देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर उत्पात मचाया है। आक्रोशित ग्रामीण है वो नाराज, हत्या से नाराज है, आक्रोशित हो गए और आग लगा दी। देख सकते हैं कि किस तरह से सड़क पर आग धू कर जल रहा है। इस दौरान जो ग्रामीण है पुलिस पर हमला किया। जो पुलिस टीम पहुंची मौके पर तो वहाँ पर हमला किया, जिसमें सिकंदरा थानाध्यक्ष घायल हुए, 1-2 और पुलिसकर्मी घायल हुए। साथ ही पुलिस के 3 वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस और स्थानीय लोगों में अभी तनाव का माहौल है और स्थानीय लोग जो ग्रामीण हैं वो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और इसमें अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। केसी कुंदन, न्यूज 18 जमुई। और खबर मधुबनी से, जहां एलपीजी सिलेंडर लदे पिकअप में आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई, लेकिन अच्छी बात यह रही कि इसमें किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। घटना रुद्रपुर थाना क्षेत्र की है, जहां आशु गैस एजेंसी ने एलपीजी सिलेंडर लेकर पिकअप जा रहा था, तभी अचानक गाड़ी में आग लग गई, जिसके बाद हड़कंप मच गया। भीड़ का इलाका नहीं होने की वजह से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। सूचना पर आनन फानन में फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। फिलहाल गाड़ी में आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। और देखिए, खाद को लेकर किसानों का हंगामा लगातार जारी है। सुपौल के त्रिवेणीगंज में कल देर रात से ही किसान खाद के लिए लाइन में लगे हैं और जब उन्हें खाद नहीं मिला तो हंगामा शुरू कर दिया। किसानों ने बिस्कोमान के पास सड़क जाम कर दिया और सड़क पर आगजनी की। लोगों का साफ तौर पर यहां पर कहना है कि 10 घंटे से भी ज्यादा से लाइन में लगे रहने के बावजूद भी उन्हें खाद नहीं मिल पाया। वहां मौजूद एक महिला ने बताया कि बगैर खाए पिए वो कल रात से ही लाइन में लगी हैं। इसके बावजूद मायूस होकर उन्हें लौटना पड़ रहा है। खाद के लिए कब आई थी? 3 बजे भोर लिए। 3 बजे खाद नहीं मिला अभी तक? नहीं मिला है सर। अभी अभी क्या हुआ? अभी
अखनी तक नहीं भेलै, बंद कऽ देलकै, झगड़ा लड़ाई कऽ के बंद करा दै गेलै। अब क्या कहना है आपका? खाद चाहिए हम लोग को। और देखिए 23 जनवरी को पटना के मिलर हाई स्कूल ग्राउंड में एक बार फिर महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जाएगी। इस साल कोरोना की वजह से बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सका था। बिहार के 3 मंत्री और कई नेता आज एक जगह जमा हुए और बड़े स्तर पर कार्यक्रम का ऐलान किया। इस दौरान विज्ञान एवं प्रवैधिक मंत्री सुमित सिंह और समाज कल्याण मंत्री लेसी सिंह भी मौजूद रहीं। सभी ने कहा कि युवा पीढ़ी को महाराणा प्रताप के बारे में जानकारी दी जाएगी। 23 जनवरी को जो फाइनल किए हैं उसमें निश्चित तौर पर हम लोग पूरे बिहार का सब लोग भ्रमण कर 2020 में जो रैली उसका भी इतिहास तोड़ने का काम करेंगे। और बिहार के जमुई से विधायक श्रेयसी सिंह निशानेबाजी के नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने के बाद विधानसभा सत्र में हिस्सा लेने पहुंची, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सहित सदन में मौजूद सभी सदस्यों ने उन्हें बधाई दी। श्रेयसी सिंह ने अपनी जीत में टाइम मैनेजमेंट को अहम बताया है, साथ ही अपनी जीत को बिहार की जीत बताया। श्रेयसी सिंह से खास बातचीत की हमारे सहयोगी ऋतु रोहिणी ने। श्रेयसी सिंह है, इन्होंने नेशनल चैंपियनशिप निशानेबाजी में जीता है गोल्ड मेडल। मैडम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। कितनी मेहनत लगती है और किस तरीके से तैयारियां किया? डेफिनेटली तैयारी तो देखिए एज अ स्पोर्ट्स पर्सन हम लोग हमेशा करते ही रहते हैं, बट क्योंकि विधायक होने की ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ साथ जुड़ गई थी तो कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट करना बहुत क्रूशियल हो गया था। जो हमारी ट्रेनिंग है वो हम दिल्ली में करते हैं या जहाँ कंपटीशन जैसे पटियाला है वहाँ रहकर करना पसंद करते हैं, आउटडोर स्पोर्ट है। डेफिनेटली स्किल ट्रेनिंग के साथ साथ बहुत से स्पोर्ट्स पर्सन के लाइफ में ट्रेनिंग के एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको भी देखना पड़ता है, जैसे कि न्यूट्रिशन, फिजिकल फिटनेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट आई थिंक टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही क्रूशियल एस्पेक्ट था इसमें, क्योंकि पटना, जमुई, दिल्ली के बीच में आना जाना करना पड़ रहा था। लेकिन डेफिनेटली आज क्योंकि गोल्ड मेडल जीत के यहाँ वापस आए हैं तो कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट हमने सही तरीके से किया और विधायक के कार्यों को साथ ही साथ जो निशानेबाजी के एज ए शूटर के कार्य को, ट्रेनिंग को हमने अच्छे से किया। आपके मुख्यमंत्री से भी आज मुलाकात हुई है, क्या कुछ कहा उन्होंने? उन्होंने ढेर सारी बधाई दी, आशीर्वाद दिया। डेफिनेटली उन्हें भी गर्व है कि एक महिला विधायक निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीतकर वापस आए हैं, तो कहीं ना कहीं वो खुश थे और बहुत ढेर सारी बधाई दी, आशीर्वाद दिया। साथ ही साथ खेल कूद के ऊपर और किस तरह से बिहार में आगे बढ़ावा दिया जाए खेल कूद को, इस पे काफ़ी सारी सकारात्मक चर्चा हुई और मुझे आशा है, इनफैक्ट पूरा यकीन है कि जो मेरी सुझाव से उनको इंक्लूड किया जाएगा, खास करके राजगीर के स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को लेकर। उन्हें अभी नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है और वो काफी खुश दिखाई दे रही है। कैमरामैन सुबोध के साथ ऋतु रोहिणी की रिपोर्ट, पटना। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के 137वीं जयंती पर राजधानी दिल्ली में देश रत्न कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। इस कॉन्क्लेव में देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन, उनका देश निर्माण में योगदान, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उनके संघर्षों और उनकी कल्पना के भारत पर चर्चा हुई। कॉन्क्लेव में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संघर्षों को दिखाया और प्रदर्शित किया गया। इस कॉन्क्लेव का आयोजन देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेवा एवं समर्पण ट्रस्ट ने किया था। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।